हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने ने पीछे पढ़ा था यानी पिछले क्लास के अंदर स्वप्रेरकत्व और उसके बाद स्वप्रेरण गुणांक, उसके बाद पढ़ा था अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। जैसे अपने ने स्वप्रेरकत्व किसी प्रीनालिका का निकाला था, आज अपने निकालेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी कि कैपिटल एम का मान। और ये रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो एक फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है अन्योन्य प्रेरण गुणांक के। अन्योन्य प्रेरण गुणांक जिसको आप कैपिटल एम से लिखते हो और सिद्ध करेंगे अपने, या कई बार जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व में क्या रिलेशन है। भी एम बराबर होता है L1 इंटू L2 और पूरे का क्या है अंडर रूट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए, या आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकालना पूछ सकता है। इसके लिए अपने मान के चलते हैं, मान लेते हैं कोई m स्वप्रेरण गुणांक की प्रीनालिकाएं हैं, दो समाक्षीय यानी एक ही एक्स के ऊपर रखी हुई है, जिनकी लेंथ है वो कितनी है, समान है, स्मॉल l के बराबर मान लेते हैं। और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई बोला है L लंबाई, प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या कितनी, N1 और N2, मतलब दो समान लंबाई की समाक्षीय है। प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या है वो दोनों में कितनी है, N1 और N2 के बराबर है। लेंथ अपने ने दोनों की क्या मान ली, L के बराबर मान ली। यदि अपने ये कहे कोई भी क्रोड है जिसकी पारगम्यता, यानी कोई क्रोड लोहे का जिसकी पारगम्यता किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, म्यू के बराबर है, और उसकी प्राथमिक जो कुंडली है, प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा बह रही है कितनी, प्राइमरी की बात की है I1। तो अपने अगर लिखना चाहे कि चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा, चुंबकीय प्रेरण यानी कि बी बराबर फॉर्मूला म्यू एन आई ये लिखते हैं। लेकिन अपने प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये लिखना जरूरी है N1 और I1। N1 अपने ने लिया है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसलिए N1 बराबर आप लिख सकते हो म्यू कैपिटल N1 L1 लेंथ अगर बराबर लेकर के चले अपने दोनों की तब तो अपने L लिख लेंगे, वरना यहाँ अगर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 है तो N1 बराबर होगा N1 अपॉन L1 कैपिटल है और I1। इसको अपने मान लेते हैं समीकरण नंबर कोई भी A या जैसे मैंने मान लिया स्टार है। नेक्स्ट, यदि कुंडली का क्षेत्रफल A पाई आर स्क्वायर, आर इसकी क्या है, रेडियस है। प्राइमरी की बात करें तो R1 लगा देंगे। प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स प्राइमरी की बात करें तो फाई1 बराबर, या तो लिखो आप बी तो क्या चुंबकीय क्षेत्र, ए उसका क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको आपने प्राथमिक कुंडली का, देखो इसको इससे लिख देते हैं कि प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई नोट बराबर क्या है बी ए। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं बी की, बी बराबर म्यू N1 L1 अपॉन इंटू I1 इंटू क्या आ जाएगा ए का मान रखना चाहो तो पाई आर 1 का स्क्वायर आप रख सकते हो। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से
तो प्रेरकत्व की परिभाषा, यानी उस कुंडली में कितनी धारा बह रही है, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स और उसका स्वप्रेरण गुणांक L। तो फाई समानुपाती I लिखते हैं अपने, फाई 1 समानुपाती I1 कह सकते हैं। समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो अपने लगाएंगे L1 I1 बराबर किसके आ जाएगा, फाई 1 के बराबर। यहाँ प्राइमरी कुंडली की बात हो रही है तो यहाँ पर फेरों की संख्या है वो N1 है, तो अपने मल्टीप्लाई में N1 और लिखेंगे। इसको समीकरण मान लिया 1 नंबर इक्वेशन। नेक्स्ट अन्योन्य प्रेरण की बात करें। अन्योन्य प्रेरण की अवस्था में, अन्योन्य प्रेरण की अवस्था के अंदर प्राथमिक कुंडली में यदि धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित होने पर I1 धारा I1 बहने पर द्वितीय कुंडली में या द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, चुंबकीय फ्लक्स φ2। दूसरी कुंडली के अंदर फेरों की संख्या N2 और N2 फाई नोट। समीकरण नंबर इसको नहीं देते अपने, ये अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से प्राइमरी में धारा प्रवाहित करे, सेकेंडरी में फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो यानी फाई 1 समानुपाती होगा I2, या आपने कह सकते हैं I1 समानुपाती होगा किसके, फाई 2 के। तो अपने समानुपाती साइन हटा करके इसको लिखेंगे तो ये आएगा फाई 2 बराबर MI2। फाई 2 का मान यहां से यहां पुट कर दें तो ये बन जाएगा MI1 2 1 लिखना है, I1 बराबर N2 फाई नोट के इक्वल। समीकरण नंबर इसको दे दिया 2 नंबर। नेक्स्ट अपने देखो ये मान के चलेंगे, ये अगर द्वितीय कुंडली है उसको अपने प्राइमरी मान ले। यदि इधर ही लिख देते हैं, यदि द्वितीय कुंडली को प्राथमिक मान लिया जाए तो यदि धारा I2 किसके अंदर, दूसरी को पहली मान रहे हैं और दूसरी में धारा कितनी बह रही है, I2 बह रही है, तो अपने चुंबकीय प्रेरण B डैश बराबर क्या लिखा जाएगा, म्यू N2 I2। दूसरी की बात कर रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स आ जाएगा फाई नोट डैश बराबर A B डैश। B डैश का मान रखना चाहिए तो अपने यहां से रख सकते हैं। नेक्स्ट द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स I2 डैश बराबर हो जाएगा N2 फाई नोट डैश। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से क्या आएगा, L2 I2 बराबर N2 फाई नोट डैश। समीकरण नंबर दे देते हैं 3 नंबर। अन्योन्य प्रेरण के कारण प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स
कितना होगा, फाई वन डैश बराबर N1 फाई नोट डैश। अन्योन्य प्रेरण की बात कर रहे हैं, वन की बात हो रही है तो दो में धारा प्रवाहित हो रही है, उसके इक्वल लिखेंगे फाई नोट डैश। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 1 और 3 देखो, समीकरण 1 व 3 तथा 2 व 4 से 1 व 3 के अंदर देखना, 1 नंबर इक्वेशन ये है L1 I1, 3 नंबर इक्वेशन में ये है L2 I2, गुणा करवा दो इनको, L1 L2 I1 I2 बराबर इधर आएगा N1 N2 फाई नोट और फाई नोट डैश। इसी प्रकार 2 और 4 से देखें तो M1 I1 M2, मतलब M2 नहीं कह करके M स्क्वायर बना दे, I2 बराबर आ जाएगा N2 फाई नोट इधर, और यहाँ N1 तो इधर पहले लगा देते हैं N1 फाई नोट डैश। दोनों समीकरण अगर देखें तो एक साइड दोनों की क्या है, बराबर है, दूसरी साइड बराबर होगी, L1 L2 I1 I2 बराबर M स्क्वायर I1 I2। I1 I2 से I1 I2 कट जाएगा तो M स्क्वायर बराबर आ गया L1 L2, M बराबर आ गया अंडर रूट L1 L2। ये चीज अपने को सिद्ध करनी थी, जो ऊपर अपने रिलेशन लिखा है वो देखो, इसके अंदर ये चीज अपने को निकालनी है, ये अपने ने निकाल लिया। एक तो ये आ गया, दूसरा अपने समीकरण नंबर अगर 2 की बात करें, किससे, समीकरण नंबर 2 से M बराबर निकालें तो M बराबर क्या आएगा, M बराबर आएगा N2 I1 और साथ में है फाई नोट। फाई नोट का भी मान रख देते हैं, फाई नोट का अगर अपने मान रखेंगे, फाई नोट बराबर ये रहा तो ये आ जाएगी N2 अपॉन I1 इंटू म्यू N1 इधर L1, ये I1 और A, I1 से I1 कट जाएगा, M बराबर आ गया म्यू N1 N2 A अपॉन L1, ये अपने पास M का मान आ गया। नेक्स्ट अपने यानी जो अपने बात करें ना चुंबकीय क्षेत्र, प्राइमरी कुंडली के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, प्राइमरी जो सर्किट है ये कह सकते हैं, उसके अंदर बैटरी या सेल लगा देंगे, सेल या बैटरी लगाने पर उसके अंदर क्या होगी, धारा बहेगी, धारा बहेगी तो कुंडली के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ही द्वितीय कुंडली से क्या होगा, संबद्ध होगा। अगर द्वितीय कुंडली से पूर्ण रूप से संबद्ध नहीं हो तो क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला, M बराबर के L1 L2, यानी कब की कंडीशन में है, जब चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से संबद्ध ना हो, तब की कंडीशन में ये लेंगे। फिर इसके जैसे अपने 2 केस बना लेंगे, पहला जब k इक्वल टू क्या हो, 1 हो तो M बराबर आ जाएगा अंडर रूट L1 L2। इसका मतलब क्या है भी, k का मान अगर अपने ने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो इस कंडीशन में ये कहेंगे कि ये अवस्था जो है टाइट कपलिंग की अवस्था कहलाएगी, गार्ड ये कह सकते हैं युग्मन। कहने का मतलब एक कुंडली जो प्राइमरी बोल रहे हैं, दूसरी सेकेंडरी कुंडली या द्वितीय कुंडली के ऊपर, मतलब पहली के ऊपर दूसरी लपेटी जाएगी। जैसे डायग्राम बनाएं तो अपना इस प्रकार से बन जाएगा, ये कोई कुंडली दूसरी का बनाना चाहे तो ये इसके ऊपर ही लपेटी गई है इस प्रकार से। M का मान क्या होगा,
अधिकतम। नेक्स्ट, इसका सेकंड अगर केस की बात करें तो k इक्वल टू 0, मतलब प्राइमरी में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी से बिल्कुल भी संबद्ध नहीं होगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इस कंडीशन में m बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये इस प्रकार से बन जाएगा। एक को अपने ने इस प्रकार से लंबवत रखा है, एक को इस प्रकार एक्स एक्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। m का मान मतलब ना तो क्या हो, कम हो और ना ही ज्यादा हो, तब डायग्राम कैसे बनेगा, दूसरा यानी इस प्रकार से, मतलब थोड़ी दूरी पर है, इससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध तो हो रहा है लेकिन इतना नहीं है जितना इस अवस्था में है। ये m का मान है, कम मान ये कह सकते हैं, ये m का अधिकतम, ये m का मान क्या हो जाएगा यहाँ 0, यानी m का सबसे कम मान कह सकते हैं। इसको आप ऐसे लिखना चाहो, प्राइमरी कोइल सेकेंडरी, ये प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। m का मान कम मान, m का अधिकतम मान, और ये m का सबसे कम मान की बात कर रहे हैं। वापस इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। अपने ने क्या लिया, कोई परिनालिका है जिसकी प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या n1 और n2 है, दो समाक्षीय परिनालिका ले ली जिसकी लेंथ मान l है। यदि कोई क्रोड लिया, उसकी पारगम्यता अगर कितनी हो, म्यू के बराबर है, तो प्राइमरी कुंडली के अंदर यदि I1 धारा प्रवाहित करे तो चुंबकीय प्रेरण B क्या लिखा जाएगा, म्यू एन आई। प्राइमरी की बात करें तो n1 I1 लिख दिया, n1 निकालेंगे तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, अगर प्राइमरी कुंडली के अंदर फेरों की संख्या n1 हो तो लिखा जाएगा म्यू n1 I1 अपॉन L1। क्षेत्रफल ये बन जाएगा अगर रेडियस R1 है तो, ठीक है। प्राइमरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स आपको पता है फाई बराबर बी है, आपने पढ़ा है। बी का मान अगर अपने रख देते हैं, बी का मान ये रहा तो अपने पास ये आ जाएगा। फिर अपने ने सौ प्रेरकत्व पढ़ा है, सौ प्रेरकत्व में अपने ने ये पढ़ा है कि I1 समानुपाती क्या होता है, फाई के या फाई वन के कह सकते हैं। तो आपने मान के चलिए अगर फाई नोट चुंबकीय फ्लक्स है तो I1 समानुपाती फाई वन बनेगा। यहाँ पे डेफिनेशन साथ में सौ प्रेरकत्व वाली भी लगा दी। अगर फेरों की संख्या कितनी है, n1 है प्राइमरी में, तो L1 I1 बराबर होगा n1 फाई नोट के। ऐसे ही यानी फाई टू बराबर किसके हो जाएगा, फिर फाई टू बराबर हो जाए दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स n2 फाई नोट के बराबर। अन्योन्य प्रेरण की बात करें उसकी परिभाषा से तो फाई टू बराबर m I1, फाई टू का मान इधर रख दिया, m1 I1 बराबर हो गया n2 फाई टू, उसमें का नंबर 2 आ गई। फिर वापस यदि द्वितीय कुंडली को इसने क्या मान लिया, प्राथमिक मान लिया, और उसमें चुंबकीय प्रेरण B डैश और द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या, कुंडली में प्रवाहित धारा का मान, उसे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई नहीं कह करके, फाई नोट नहीं कह करके इस बार क्या मान लिया, फाई नोट डैश, जिससे आ गया ए बी डैश के बराबर। वैसे ही वापस यहाँ से शुरू किया था ना, जैसे यहाँ पे लिखा ये वाली टर्म, ये लिखी बी की वैल्यू, इसमें क्या लिखा बी डैश, इसमें लिखा फाई नोट बी ए, इसमें क्या लिखा फाई नोट डैश ए बी डैश, क्योंकि ये बी डैश माना है तो ये। फिर वापस से सौ प्रेरकत्व की परिभाषा लगा दी, वहां पे भी लगा रखी है, देखो सौ प्रेरकत्व की, ये रहा, ठीक है। ये प्राइमरी के लिए लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा है, सेकेंडरी के लिए। यहाँ देखो n1 है, वो सेकेंडरी के लिए n2 हो जाएगा, यहाँ फाई नोट है वहाँ फाई नोट डैश हो जाएगा, ये 1 है दोनों, ये 2 हो जाएगा। फिर इसमें देखो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लगाई है, ऐसे इसके अंदर अन्योन्य प्रेरण की लगा दी। इससे पहले फाई टू बराबर n2 फाई नोट लिखा तो वहाँ क्या आ जाएगा, फाई वन डैश आ जाएगा, इसमें फाई नोट डैश लिख देंगे, तो जैसे ये लिख रखा। अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से दोनों को फिर बराबर कर दिया। अभी ऐसे देख लेना कि अपने को रिलेशन है ये बनाना है, m बराबर L1 L2 का अंडर रूट आना चाहिए। तो ये L1 L2 वाली टर्म देखो, तो इसमें L2 है, इसमें क्या है L1 है, तो एक और 3 को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट को राइट से गुणा कर दो, और ऐसे ही 2 और 4 को कर दो। जब अपने 1 और 3 को करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आता है, राइट में ये आता है, और 2 और 4 को करते हैं तो लेफ्ट में आता है, राइट में ये आता है। दोनों एक साइड बराबर है तो ये दूसरी साइड बराबर होगी, I1 I2 कट जाएगा, m² बराबर L1 L2 आ जाएगा, m बराबर L1 L2 का अंडर रूट आ गया।
यहाँ एक तो m का मान अपने पास ये आ गया, दूसरा m का मान अपने ने समीकरण नंबर 2 से निकाल लिया। 2 नंबर इक्वेशन ये रही, यहाँ से निकालोगे तो m बराबर ये बनेगा n2 फाई नोट अपॉन I1। फाई नोट का फिर से मान रख दिया, फाई नोट का मान ये रहा, यहाँ से उठाया ये रखा, I1 अपॉन में था, I1 गुणा में है, कट जाएगा। लास्ट फॉर्मूला अपने पास आ गया m बराबर म्यू n1 n2 a अपॉन L1। जब ये कह रहे हैं कि प्राइमरी कुंडली से प्राइमरी कुंडली पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स पूरा का पूरा दूसरी से संबद्ध ना हो, तो इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, m बराबर मल्टीप्लाई लिखा जाता है k से। ठीक है, अब ये दो केस बना लिए, 2 कह दो 3 कह दो, k का मान 1 हो तो m का मान मैक्सिमम एक की अवस्था में ही होगा, तो m बराबर ये आ जाएगा। इसमें प्राइमरी कुंडली है, उसके ऊपर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स वो पूरा का पूरा किससे संबद्ध होना चाहिए, पूर्ण रूप से कह सकते हो, या गाढ़ युग्मन की अवस्था कह सकते हो, या टाइट कपलिंग की अवस्था बोल सकते हो, जैसे डायग्राम ये बनेगा। इस कंडीशन में m अन्योन्य प्रेरण गुणांक अधिकतम होगा। सेकंड अगर अपने बात करें कि अपने ने उनको थोड़ा दूरी पर रखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी को, सब फ्लक्स संबद्ध हो रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा, तो m का मान इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट अपने ये कह सकते हैं जब k इक्वल टू 0 0 कर देंगे तो m बराबर 0, मतलब फ्लक्स संबद्ध होना ही नहीं चाहिए, नहीं होगा, तो यानी एक को यानी वाई एक्स में रखा और एक को एक्स एक्स में रखा, तो तीसरा ये आ जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग इसको वापस एक बार और रिवाइज कर लेना। थैंक यू क्लास देखने के लिए।